तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक रैली आपको जाती हुई नज़र आ रही है। ये रैली 20 फरवरी को गणेश पेट से निकाली गई, जो कि संविधान पे जाके संविधान चौक पे जाके इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो आज हमें सीपीआई के नागपुर ज़िला सेक्रेटरी अरुण वनकर सर, तो सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जी रैली जो आपने निकाली थी उसका मकसद क्या था, और वो जो पानसारे सर जो है इनके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या है आखिर इनकी पूरी हिस्ट्री। 20 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक भी जिला नहीं छूटा कि उस दिन कॉमरेड गोविंद पानसारे की हत्या होने को 8 साल होने के उपलक्ष्य में, वो स्मृति दिन है जिस दिन वो गुजरे, तो वो स्मृति दिन है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि महाराष्ट्र की सरकार, उसका गुप्तचर विभाग, उसका गृह मंत्री, ये जो हत्यारे हैं पानसारे के, उनके हत्यारों को छुपाने के लिए बहुत टाल मटोल नीति अपना रहे। न्यायालय में भी वही अपनाया जा रहा। ATS और SIT इनकी जांच ने भी ये साबित किया कि वो मुख्य सूत्रधारों को कोई पकड़ नहीं रहे, जो छपट रहे वो संशयित है, और उनको भी छोड़ने की पेशकश उनके वकीलों द्वारा जो आर्गूमेंट आते हैं उससे दिख रही है। और इसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे कॉमरेड गोविंद पानसारे। गोविंद पानसारे एक ऐसे शख्स है अपने महाराष्ट्र में कि जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम जब पूरे महाराष्ट्र में गूंजा वो था कि उन्होंने शिवाजी कौन होता ये किताब लिखी, और ये किताब जब पब्लिश हुई तो उनका नाम एक ही, शिवाजी कौन होता, हिंदी में शिवाजी कौन थे, हिंदी भी एडिशन भी आ गया उसका। तो ये सवाल होने के कारण जो सिर्फ भावनात्मक रूप से शिवाजी को मानते हैं, उस पर राजकारण करना चाहते, जय भवानी जय शिवाजी के नाम पर, इन लोगों में एक बहुत बड़ा क्रोध पैदा हो गया था। 25-30 साल पहले की घटना है कि कॉमरेड गोविंद पानसारे ने किताब नहीं लिखी, बल्कि ये किताब क्या है और इसमें क्या मतीतार्थ है, इसके व्याख्यान लेना शुरू किया, और ये व्याख्यान करीब करीब सभी पूरे महाराष्ट्र के जिलों में ही है। तो उस वक्त हमको याद आता है कि शिवसेना के लोग हमारे उस व्याख्यान पर कॉमरेड गोविंद पानसारे का तो हल्ले की रणनीति तय करते थे, तब हमको उनको समझाना होता था कि सही शिवाजी क्या है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी के ऊपर अनेकों ग्रंथ, अनेकों किताबें पब्लिश हो चुकी, मगर चूँकि उस पर छाप जो पढ़े लिखे पहले के लोग थे, उनका आईना था, उनका नज़रिया था। पुरंदरे जी जिनको महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार दिया, तो वो उनका नज़रिया पूरा ब्राह्मणशाही का नज़रिया था, और शिवाजी को पेश किया गया था मुसलमानों के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ लड़े बताया जाता था। और इसलिए ये उस वक्त के जो हालात थे मुल्क के, तो ऐसे वक्त सही शिवाजी को पेश करना बहुत ज़रूरी था। और कॉमरेड पानसारे ने खुद संशोधन किया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने तमाम किताबों का अभ्यास किया और उसके ये खोजे, और उसके ऊपर से 79 पान की किताबें, और उसमें उन्होंने ये सामने लाया कि शिवाजी महाराज का धर्मनिरपेक्ष चरित्र कैसा था, उस वक्त शिवाजी महाराज के सेना में 18 मुस्लिम सरदार कैसे थे, कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते थे। उन्होंने जो अपनी शुरुआत की, अपने 12 बलूचेदार जो सवंगड़ी थे, यानी कोई विशिष्ट समाज के नहीं बल्कि 12 बलूचेदार, 12 बलूचेदार का मतलब होता है सुतार, सोनार, लोहार, माली, ये सब लोग, इनको लेकर अपनी टोली बनाकर मुगलों के खिलाफ लड़ाना, किले हासिल करना गनीमी कावा पद्धति से, ये चरित्र उनका रहा। और ऐसा करते हुए वो स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, अब ये हमारे यहाँ राजे कुछ भी रहे, मगर भारत के अंदर हम देखते कि मनुस्मृति और उसका बहुत बड़ा बोलबाला था। तो उनके सरदार जो रहते थे, धर्म का उपयोग ही इसके लिए किया जाता कि राजा को वो डायरेक्शन दो। शिवाजी महाराज ने ये डायरेक्शन ब्राह्मणवादियों की नहीं मानी है, और इसलिए हम देखते कि जब उनका राज्याभिषेक करने की बात आई तो ब्राह्मण लोगों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया, और गंगा भट्ट जी को फिर लाके पैसे देके, लाज देकर शिवाजी महाराज को लाज देनी पड़ी, और फिर वो गंगा भट्ट के माध्यम से राज्याभिषेक किया। उसके बाद उससे संतुष्ट है, फिर एक सही तरीके से भी उनका राज्याभिषेक हुआ। तो ये जो इतिहास था शिवाजी महाराज का, वो पूरा धर्मनिरपेक्ष, किसानों के बारे में वो बहुत कर्तव्य दक्ष राजा थे, क्योंकि दुष्काल गिर गया तो उनका कर माफ़ कर दिया जाता था। शिवाजी महाराज पहले शख्स थे कि जिन्होंने ज़मीन की गणना की, और ज़मीन के अनुपात में कर लगाने की पद्धत। और हम देखते कि शिवाजी महाराज के लिए मरने वालों की तादाद, मदारी मेहतर मुस्लिम लोग, तुम्हारा ऐसे बहुत से लोग हैं, तानाजी मालुसरे से लेकर हम देखेंगे शिवा काशीद, ये माली समाज का था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि शिवाजी जगला पाहिजे, उसका राज चलना चाहिए, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा है। तो ये सही इतिहास जो है
ये लोगों के सामने लाने के बाद हम देखते कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उन्होंने सही रूप से सामने लाया। इससे ब्राह्मणशाही के लोग तो उसी वक्त बौखलाए थे कि इसने सही शिवाजी ला लिया, कि शिवाजी को तो पेश किया जाता हिंदवी स्वराज्य ने हिंदू राष्ट्र का संस्थापक, उसने हिंदू और भगवा झंडा लिया। तो ऐसा करके शिवाजी की प्रतिमा को हिंदुत्ववादी ब्राह्मणशाहीवादी प्रतिमा बना के रख दी थी, जिसको निकालना जरूरी था सही। क्योंकि देखो भारत में राजा बहुत हुए, राजाओं के लंबे इतिहास है, मगर शिवाजी क्यों है लोगों के दिलों में? तो शिवाजी के ऊपर पोवाड़े, शिवाजी की जो समाधि है वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली बार खोज के निकाला है। ये ब्राह्मणशाही ने तो वो सब समाधि को मिटा दिया था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का भी काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। उसके तुलना में हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव लाया। शिवाजी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने तो उनका इतिहास पहला पोवाड़ा उन्होंने ही लिखा। तो उसके कारण ब्राह्मणशाही ने गणेश उत्सव की पर्याय में शुरू कर दी। और ये इतिहास को देखते हुए हम देखते हैं कि वर्तमान काल में भारत में तो 2014 से जो सरकार आई वो तो खुलेआम बात कर रही है, उसका तो मैनिफेस्टो है आरएसएस का कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसके बाद ये बौखलाहट बहुत बढ़ गई। अब ये बौखलाहट बढ़ते बढ़ते पानसारे तो मंडल आयोग जब लागू हुआ तो मंडल आयोग के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका लेने वाले कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है भारत में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कि जिसने मंडल आयोग की पूरी कार्यकारिणी ने उसका समर्थन किया था। दिगर पार्टियों में संभ्रम था, जनता दल की फूट हुई थी, देवीलाल अलग निकल गया था, मगर कम्युनिस्ट पार्टी तहे दिल से उसके पीछे रही। तो उसका मंडल आयोग का न स्वीकार लेना, सिफारिश तो 2 ही लागू हुई है अभी तक मंडल आयोग की, नौकरी और एजुकेशन में, मगर न स्वीकार लेना मंडल आयोग में ऐसी बहुत सी तज्जु है कि जो ओबीसी को आत्मनिर्भर कर सकती है। तो वो उन्होंने बताने का शुरू किया। हम देखते हैं उसके बाद शाहू जी महाराज का इतिहास है कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आरक्षण लागू किया 1902 में। तो शाहजी महाराज की क्या भूमिका थी, उनके चरित्र को उन्होंने पेश किया। और उसके बाद देखते हैं ये जो घटनाएं चल रही थी, हेमंत करकरे एटीएस के ऑफिसर, और ये एटीएस के ऑफिसर ये प्रगतिशील विचार दिमाग रखते थे, ये ब्राह्मण समाज के ही थे, मगर दिमाग पूरा प्रगतिशील था। इनके पिताजी रेलवे में थे और कम्युनिस्ट पार्टी में थे, ये आपकी जानकारी को बताना चाहता हूँ। तो उनका जो नज़रिया था कि देखने का, तो जब मालेगांव का बम स्फोट हुआ और मस्जिद के सामने, तो उनके सामने शंकाएं आ गई कि मालेगांव के मस्जिद के सामने ये बम स्फोट पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी क्यों करेंगे? तो कोई तो भी दूसरी लोगों की चाल है। वो क्या है, खोजबीन में जब निकले तो प्रज्ञा साध्वी जो आज भोपाल के खासदार है उसकी मोटरसाइकिल मिल गई, पता चला कर्नल पुरोहित मिलिट्री में कोई और मिल गए। तो इनको पकड़ के उन्होंने जो फाइल बनाई तो उसमें ये था, और फिर शब्द आ गया कि हिंदू आतंकवादी। और इससे आरएसएस बहुत बौखला गई थी, सनातनी हिंदुत्ववादी बहुत बौखला गए थे, परेशान थे। और हेमंत करकरे उसकी जांच के ऊपर ऐसे वक्त कसाब का अपने को एपिसोड दिखता है कि कसाब की समुद्र के मार्ग से एंट्री उसके साथियों के साथ, और उसका जो गोलीबार हुआ वो गोलीबार तो CSTM रेलवे स्टेशन पर था, वो वहाँ से वो हॉस्पिटल के तरफ क्या हुआ, उसका मुकाबला कराने के लिए कामठे और हेमंत करकरे ये जब निकले तो वो हॉस्पिटल में है करके ऐसी बात आई, उधर गए, मगर कसाब तो वहाँ पहुँचा नहीं था, ना उसके लोग पहुँचे थे। तो गोलियाँ चली किसकी, चलाई किसने? इस पर पूरी खोजबीन IPS अधिकारी जो थे पुलिस के, हसन मुशर्रफ, इन्होंने इसको छानबीन के वायरलेस के मैसेज, और उन्होंने हु किल्ड करके किताब रखी। अब कॉमरेड पानसारे के हाथ में ये किताब लग गई तो हसन मुशर्रफ से वार्तालाप, और उनका विश्वास हो गया कि हिंदुत्ववादियों ने, RSS से लगे लोगों ने यह करकरे की हत्या की। तो अब मैं इसके ऊपर 100 व्याख्यान करूंगा पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। और 2 व्याख्यान हो गए थे, तो उसके कारण वो आग बबूला हो गए। आपको एक मालूम होना चाहिए, एक सनातन संस्था है जिसके कैंप गोवा में होते हैं, और ये हिप्नोटाइज करते हैं नौजवानों को, हिप्नोटाइज करके उनके माइंड को ऐसा बना देते हैं कि जिसके कारण इनका आका जो उनको डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक वो नौजवान कृति करते हैं। तो यही किस्सा हो गया कि पानसारे को ख़त्म किए बगैर अब पर्याय नहीं। तो वो तो 16 फरवरी 2015 का दिन था। तो कॉमरेड गोविंद पानसारे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए अपने पत्नी के साथ निकले, और अचानक 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर आते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। 4-5 गोलियां कॉमरेड गोविंद पानसारे को लगती, 2 गोलियां उमा पानसारे को लगती। और ये घटना होने के बाद ये वीडियो कैमरे में दिख रहा है, CST कैमरे में ये सब है।
और ये घटना होने के बाद गजब का पूरा महाराष्ट्र हल जाता है, और हल जाने के बाद पुलिस ताबड़तोड़ छानबीन भी करती है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ उनकी गोलियाँ निकाली जाती है। उमा पानसारे 18 तारीख को, ये घटना 16 की है, 18 तारीख को उमा पानसारे होश में आती और कॉमरेड गोविंद पानसारे की हालत स्थिर रहती। अचानक एक वाक़या होता है कि जिस दिन घटना घटी 16 तारीख को, तो हमारे मुंबई के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सेक्रेटरी कॉमरेड प्रकाश रेड्डी और आईटेक के नेता सुकुमार दामले, ये दोनों देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तत्कालीन, तो उनको मिलने उनके केबिन में जाते। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब देना चाहिए, दुख व्यक्त करते हैं कि कॉमरेड गोविंद पानसारे जैसा महान आदमी की गोली लग गई, ये बहुत बड़ी घटना है। मगर मेरी राय ऐसी है, वो अपनी राय रखता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कि वहाँ टोल नाके के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और बुजुर्ग हमारे नेता ND पाटिल शेतकरी कामगार विपक्ष के और कॉमरेड गोविंद पानसारे, इन्होंने कोल्हापुर में वो आंदोलन चलाया, तो कहीं वो टोल नाके के इसमें से तो हत्या नहीं हुई कॉमरेड गोविंद पानसारे की, तो डाइवर्ट करता कॉमरेड दामले, उसके ऊपर रेस होते कि वो क्या खंडनी वसूली करने वाले क्या कॉमरेड पानसारे, तो उनकी हत्या की जाएंगी। अब बिल्कुल गलत है, तुम्हारा डायरेक्शन गलत है, ये बहस होती है और वो उस दिन का किस्सा है। मगर 18 तारीख होने के बाद प्रकृति स्थिर है। 19 को फ़ोन आता कॉमरेड कांगो को, कांगो उस वक्त हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सेक्रेटरी, तो और कोल्हापुर में कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन अधिवेशन है 21 से 22-23 का फरवरी को 2015 में, और बहुत से डेलीगेट महाराष्ट्र से वहाँ पहुँच रहे। तो 19 को फ़ोन आता है कि देवेंद्र फडणवीस का कि क्यों नहीं अपन कॉमरेड गोविंद पानसारे का अच्छा इलाज करने के लिए बम्बई ले आए। तो कॉमरेड कांगो स्वाभाविक उनका इलाज तो नहीं कर रहे थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, तो बोले ये निर्णय मैं कैसे लूँगा, आखिर उनका इलाज जो डॉक्टर कर रहे हैं, आपको उनसे बातचीत कर, दे आर परमिटेड, तो मेरी कोई अड़चन नहीं रहेगी। तो डॉक्टर का नंबर मांगते हैं, डॉक्टर के नंबर दिए जाते हैं, और यह आश्चर्यकारक बात है कि जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रकृति स्थिर है। मिलिट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपने देखा होगा कि कोई बॉडी को अगर सीमा में लग गई गोलियाँ, तो उसको हेडक्वार्टर में जहाँ है हॉस्पिटल, वहाँ लाया जाता है और उसको 1-1.5 महीना हिलाया नहीं जाता, रिकवर करने की प्रोसेस बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो ये सब मेहमाना रहते हुए देवेंद्र फडणवीस क्या बोलता कि उनको अपन बम्बई क्यों नहीं ले जाएंगे। डॉक्टर से क्या बात होती मालूम नहीं, और उनको बाकायदा 19 तारीख के रात को लेके 19 को लिया बम्बई, प्लेन भेजता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई डिमांड नहीं की, देवेंद्र फडणवीस प्लेन भेजता है कोल्हापुर में। वो प्लेन में बैठा के उनके परिवार के सदस्यों के साथ वो बम्बई के कौन सा हॉस्पिटल में, ध्यान में नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और हमको 20 तारीख को खबर लगती है कि कॉमरेड पानसारे चले गए। ये जो वाक़या है, ये पूरा उस वक्त का जो भावनात्मक है, बहुत ज़बरदस्त उनकी अंत यात्रा निकलती है। बहुत से पार्टी के नेता आते वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन पोस्टपोन नहीं होता। ये कॉमरेड पानसारे की देन थी कि लोग आएंगे जाएंगे, अमर नहीं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी तो अमर है, उसका मिशन, उसका समाजवादी राज्य लाना वो मिशन है, तो वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन भी होता है, और उसके बाद हमको लगा कि सरकार गंभीर होगी, हमको उनके परिवार के लोग पैरवी करते हैं कि ये जांच बराबर नहीं हो रही, और पकड़े गए अभी तक 10 संशयित, मगर मुख्य गोली चलाने वाले अभी तक फरार, नाम सामने आ रहे, मगर उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और ऐसा करते करते अभी हाल ही में क्या हो गया कि SIT से जांच ATS को दे दी, और ATS का वाक़या क्या बोलते हैं कि जो आप फरार हो गए उनको कैसे खोज पाएंगे, अरे वंडर है। हाँ, ATS का जवाब, और यह होने के कारण है कि हम बौखला गए कि अभी तक हम सरकार की कार्रवाई, न्यायालय की कार्रवाई, चौकसी यंत्रणा की कार्रवाई पर समाधान मान रहे थे, मगर इस ढंग का अगर ATS जवाब देती है तो हमको लगा दाल में कुछ तो भी काला है। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की नागपुर में ही 26-27 दिसंबर को स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई, और वहाँ सब तरफ से राय आई कि हमारा वो नेता हमारा बाप है, वो उसके हत्यारों को अगर खोज नहीं पाए हम, अगर उसको नहीं शिक्षा नहीं दे पाए, तो हमारा अस्तित्व का क्या। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय लेती कि 20 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में ये जवाब दो मोर्चा सरकार को पूछा जाएगा, क्या हुआ, कौन है सूत्रधार, क्यों नहीं मिल रहा है। ये मोर्चा लेने का तय हुआ, और फिर बाद में ये भी बात आई कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से करके पानसारे पर लोग नहीं प्रेम करते थे। आम्बेडकरी मूवमेंट से लेकर तो प्रगतिशील मूवमेंट की ऐसी बहुत सी शक्तियाँ कि पानसारे को व्याख्यान पे बुलाती थी और प्रेम करती थी, तो इसलिए उनको सबको जोड़ा जाए। तो नागपुर में भी 20 फरवरी के मोर्चे की हमने जो तैयारी की, तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
उसमें जनता दल सेकुलर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, उसमें महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो दाभोळकर जी बनाई थी वो, तुम्हारी सत्यशोधक शिक्षक सभा, उसमें तुम्हारा ये क्या बोलते हैं हमारा आरएसएस नोंदणीकृत जनार्दन मुंडकी जी जिन्होंने नोंदणीकृत की वो संगठना भी थी, हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, जय जवान जय किसान संगठन, ऐसे सब लोग शामिल हुए, ऐसे करीब 13 संगठन। और ये मोर्चा हमने निकाले, हमारा जवाब दो मोर्चा था। अब ये मोर्चा निकलते हुए जब संविधान चौक में रहा तो हजारों हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं भी थी, उनका स्ट्राइक था जो हमारे हाईटेक से संबंधित थी, और वो मोर्चे की एक विशाल जाहिर सभा, ये सभा में इन सब नेताओं ने, चाहे वो अरुण लाटकर रहे, माधव भोंडे रहे, जनार्दन मुंजी जरा थोड़ा लेट आए, रमेश बीजेकर रहे, संजय शेंडे रहे, डॉक्टर विलास सुरकर रहे जनता दल के, ऐसे तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी और सरकार पर शंका प्रकट की। स्वाभाविक तौर पर कि मैं उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था जिला सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का, मैंने ये वाकया रखा और शंकाएँ प्रकट की। शंकाएँ मैंने ये प्रकट की कि क्या वजह है कि भीमा कोरेगांव की जो दंगल होती है, एल्गार परिषद तो एक दिन पहले होती है, 2 दिन पहले, मगर भीमा कोरेगांव की दंगल दलितों पर बिल्डिंगों से पत्थर मारे जाते, ये सब नियोजन करने वाले कौन? तो ये पुलिस तपास में है पहले केस में कि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिंडे तथाकथित शिवभक्त, ये दोनों का हाथ है, मगर उनको पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा गया तो ताबड़तोड़ जमानत हो गई। संभाजी भिंडे को नहीं पकड़ा, मिलिंद एकबोटे को पकड़ा, ताबड़तोड़ जमानत। और अचानक चक्र घूमता है और अर्बन नक्सली के नाम पर 17 लोगों को पकड़ा जाता है। बेचारे वो 1917 से अभी भी जेल में ठूसे, और एक के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र नहीं पता चल रहा है कि उनके ईमेल में क्या क्या घुसाया गया। अभी तक जेल में वो यूपीए लगाया गया, जेल में सड़ रहे हैं। उसमें स्टेन स्वामी 80 साल का, जो बेचारा उड़ीसा में आदिवासी की सेवा करता था, उसको भी पकड़ लिया नक्सली से संबंध करके नाम पर, और वो जेल में मरा। तो ये बड़ी दुर्घटना, ये देवेंद्र फडणवीस जी गृहमंत्री के रहते हुए ये करतूतें चल रही है। दूसरा हमने देखी कि हाल ही में जो वाकया है कि पॉलिटिकली ईडी का कैसा यूज किया जा रहा है। अनिल देशमुख हमारे नागपुर के वो गृहमंत्री थे, उनके ऊपर 100 करोड़ का कोई परमवीर सिंह नाम का कमिश्नर आरोप लगाता है, उसके आधार पर अनिल देशमुख को पकड़ा जाता है। निबंडर है, एक पूर्व गृहमंत्री है, उस वक्त भी गृहमंत्री थे जब पकड़ा गया। और ये इधर का नहीं तो ऊपर से ईडी की जांच के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से ये किया जाता है। और करने के लिए गृहमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस प्रत्युत्तर करते थे, क्यों महाराष्ट्र की यंत्रणा नहीं थी तपास करने के लिए। तो ये जो दिखता है क्या साबित हुआ, 14 महीने कसाब को जहाँ रखा गया था वहाँ अनिल देशमुख को रखा गया। 14 महीने के बाद न्यायालय जो सामने आता है, आरोप पत्र जो पेश हुआ, 100 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख का हिसाब नहीं मिला। अब उनकी बहुत सी संस्था है, पुराने मालगुजार है अनिल देशमुख, तो हमारे यहाँ अब मांग लिया जाए पर इनके नेताओं से हिसाब, तो उसमें तो कुछ दिखेगा पूरा हिसाब देना इनकम टैक्स को, ईडी को इतना आसान नहीं है कुछ। तो 1 करोड़ 37 लाख का हिसाब नहीं मिला, ऐसे आधार पर न्यायालय टिप्पणी करता है कि ये वो वाजे जो 16 साल जेल में रहा पुलिस के नौकरी से लेने में, उसके बयान पर, तो ये तो गजब हो गया। इसलिए उनको जमानत की अर्जी दी जाती है, जमानत दी जाती है अनिल देशमुख को, और उसके बाद उनको नागपुर भी आने की परमिशन हाईकोर्ट देता है। ये वाकया बताता है। संजय राउत का भी किस्सा कमोबेश ऐसा है, और वो सब किस्से अब सामने आ रहे कि ईडी का और कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। पता चला है कि 25,000 के करीब ईडी के लोगों पर छापे गिरे, और उसके शिनाख्त होने का आंकड़ा बहुत कम है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस का चरित्र जो है, मैंने रखा कि उन्होंने विमान क्यों भेजा, इलाज चल रहा था, और मेडिकल साइंस में बहुत बड़े तरक्की के, और शिकागो में लिया तो गोली लगा हुआ आदमी बच जाता, ऐसा होगा, ऐसा कुछ मेडिकल साइंस बोलता नहीं है। तो वो एक मेरे को शंका आ रही। दूसरा ये दिख रहा कि सूत्रधार नहीं मिल रहे ना भाई, संशयित लोगों को आप पकड़ रहे। तो मैंने ये शंका प्रकट की कि कहीं देवेंद्र फडणवीस आप तो सूत्रधार नहीं, क्योंकि आपका चरित्र, आप आरएसएस वाले हो। आप अंग्रेजों के ज़माने में जब भारत पर था तो आपके
अटल बिहारी से नेता ने क्या मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, क्रांतिकारियों के खिलाफ? आपका वो चरित्र है ना। और आपकी सीधी सीधी बात है मनुस्मृति को लागू करने की आरएसएस की, और वो करते जा रहे हैं आप, नोटाबंदी से लेकर पूरे प्रोग्राम। तो मैंने ये शंका प्रकट की और मुख्यमंत्री से मैंने डिमांड की, हमने जो निवेदन दिया कि भाई हमको जांच पूरे एंगल से करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मिल रहे गुनहगार? तो कहीं देवेंद्र फडणवीस तो नहीं है, हमारे मौजूदा गृहमंत्री। बहुत से वाकई में पूंजीवादी राष्ट्रों में देखा गया कि ये मंत्री पद रहने वाला आदमी नहीं क्या माफिया की गैंग चलाता है ना किस्से ऐसे बहुत। तो ये मैंने शंका प्रकट किया और मुख्यमंत्री को बोला कि कहीं वो देवेंद्र फडणवीस के भी नार्को टेस्ट तो किया जाए। हमारे यहाँ नार्को टेस्ट का एक पर्याय कि सच निकालता है। तो मैंने ये शंका प्रकट की और हमने की महाराष्ट्र सरकार को बहुत मुस्तैदी से उनका तपास करना होगा, नहीं तो हम कम्युनिस्ट पार्टी लोग हैं, हम तो कुर्बानी के लिए मूवमेंट में आए हुए लोग हैं, और इसलिए इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? सही इतिहास, सही संस्कृति, सही क्या है, उनकी एक सिंपल व्याख्या है कि हमारे देश का पुरातन इतिहास बहुत बड़ा है, उसमें जो जो अच्छा है, मुगलों के भी काल में बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी अच्छी वास्तु भी बनी है, तो उसको स्वीकार करो। जो गलत है, औरंगजेब के इतिहास में भी कुछ अच्छी बातें हैं, जो गलत है उसको रिजेक्ट करो, और जो अच्छा है उसको स्वीकार करो। यही मिलीजुली संस्कृति हमारा भारत को बनवा, और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए कोई धर्म के आधार पर अगर ऐसी वकालत करेंगे नहीं चलेंगे। ये विचार रखने वाले गोविंद पानसरे है, यही किस्सा नहीं तो उसके पहले दाभोलकर को मारा गया, दाभोलकर को उनके हत्यारे अभी तक नहीं छप रहे, वो भी सनातनी लिंग बताई जाती है। तो वो तो अंधश्रद्धा के खिलाफ में जन जागरण कर रहे थे, लोगों का विवेक जागरूक कर रहे थे। तो क्या हो गया तभी? क्योंकि तुम्हारा मनुस्मृति ये कर्मों पर आधारित बहुजन समाज को गुंगी की औषध पिला देना और राज करना ये तुम्हारा है, तो उसके खिलाफ वो जागृति कर रहे थे करके उनकी हत्या की। गौरी लंकेश सिंपल एक पत्रकार, मगर खुल के ये जो सनातनवादी है, हिंदुत्व राष्ट्रवादी कर्नाटक की, उसने रखी बात, उसको उड़ा दिया। कलबुर्गी वो भी कर्नाटक के, और ये लिंक दिखता है उनको कि महाराष्ट्र का उधर वो सांगली कोल्हापुर से लेकर उधर गोवा और उधर से कर्नाटक, तो ये इनका बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है ये सनातनवादियों का, हिंदुत्ववादियों का, और ये अतिरेकी कार्रवाइयाँ करते चले जा रहे हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा, और हमारा स्पष्ट आरोप है, आरएसएस पर आरोप है, और उनके नेता ही होंगे। तो गृहमंत्री के रूप में तुम जब बन गए तो तुम उसको दबा रहे, छुपा रहे, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए उस एंगल से, ऐसे हमने मांग की।